स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की दूसरी किस्त भी मौसूल हो चुकी है, जिससे ओवरऑल $3 अरब की नई डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई है और इससे पहले $2 अरब की पहली किस्त गुज़िश्ता हफ्ते मौसूल हो गई थी। अब ये फंडिंग वक्ती तौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सहारा देने के लिए बहुत अहम है, मगर बुनियादी मसला अब भी अपनी जगह मौजूद है। मार्च 2026 के आखिर तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $16.4 अरब थे, जो सिर्फ 3 माह की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। अब इसी दौरान UAE को $3.5 अरब की वापसी ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर शदीद दबाव डाला था और अंदाजों के मुताबिक अगर सऊदी सपोर्ट ना होती तो ज़खायर $13 अरब के करीब गिर सकते थे, जो एक खतरनाक सतह है। और ये सूरत हाल वाज़े करती है कि पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $19 अरब की फाइनेंसिंग दरकार है, जबकि इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ में जो सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से आलमी मार्केट तक रसाई है वो पहले ही महदूद है। इसीलिए मुल्क को बार बार बायलैटरल सपोर्ट पर रिलाय करना पड़ रहा है। IMF का प्रोग्राम इस वक्त एक सेफ्टी फ्रेमवर्क फराहम तो कर रहा है, जिसके तहत जून 2026 तक फॉरेन रिजर्व का टारगेट तकरीबन $17.5 अरब होना चाहिए। अब इसी नाजुक सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से न सिर्फ नई डिपॉजिट की गई बल्कि $5 अरब की मौजूदा सहूलत को भी 3 साल के लिए बढ़ाया गया और ये एक अहम रिलीफ है, क्योंकि इसी से रोल ओवर रिस्क कम होता है। लेकिन एनर्जी की आलमी कीमतें और मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई कशीदगी पाकिस्तान के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई है। ख़ासतौर पर तेल की कीमतों में इजाफा इंपोर्ट बिल को मज़ीद बढ़ा सकता है। अब ये रिजर्व्स क्या इसका टारगेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? IMF इससे मुतमईन हो जाएगा। और डिपॉजिट्स के मामले में क्या हम एक सेफ जोन में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं? डॉक्टर शुजात फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के। उनसे ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये हम अपने रिजर्व्स हासिल करने में दोबारा सऊदीया के थ्रू कामयाब तो हो गए, लेकिन क्या अभी हम ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में एक सेफ जोन में दाखिल हो चुके हैं? अगले 1-2 साल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो ये है कि रिज़र्व मैटर करते हैं और रिज़र्व बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करते। रिज़र्व इसलिए मैटर करते हैं कि आप देखें हमारी कुछ मिनिमम 3 माह की जो इंपोर्ट हैं वो फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास अमाउंट है। और रिज़र्व इसलिए भी मैटर करते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल होना चाहिए। आप देखें जब से हम IMF प्रोग्राम में इंटर हुए हैं तो हमारा एक्सचेंज रेट एक 280 के अराउंड अबाउट स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी एक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस देती है। अब सिचुएशन आपको पता है कि एक अनसर्टन है कि ये रिजर्व हमारे डिप्लीट भी हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो वार ऑनगोइंग है वो हमारे लिए कुछ प्रेशर भी क्रिएट कर रही है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रही है। प्रेशर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो हमने पाइट से कुछ एस्टिमेशंस की हैं तो उसके मुताबिक हमें कोई $4-5 बिलियन का पोटेंशियल इस वार की वजह से हमारे लॉसेस हैं। एक तो आपने जिस तरह बताया है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इस एनर्जी प्राइसेस के भी लॉसेस हमारे पास हैं। दूसरा आप देखें हमारी बहुत सी एक्सपोर्ट जाती है मिडल ईस्ट को, और ये मिडल ईस्ट को 11% हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं, वो भी कुछ कंप्रोमाइज़ होंगी। कुछ हमारी रेमिटेंसेस भी में भी डिक्लाइन हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी 54% रेमिटेंसेस है वो मिडल ईस्ट से आती हैं। तो स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है कि हम IMF के कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो रियल चैलेंज है वो रियल चैलेंज ये है कि क्या फ्यूचर में हम इसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगले 2-3 माह में चाहे ये वार रुक भी जाए तब भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जो अच्छी चीज़ इस साल की है वो पहले 9 माह में हमारा जो करंट अकाउंट है वो ओवरऑल सरप्लस में तकरीबन $800 मिलियन रहा है, जो कि पिछले साल हमारा तकरीबन $1.5 बिलियन डेफिसिट में था। तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें। लेकिन जाहिर है ये जो वार के लॉसेस हैं और अनसर्टन सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ये अनसर्टेनिटी अगर वार रुक भी जाए तो तब भी रहेगी। तो ये अगले 3-4 क्वार्टर पूरा अगला साल एक स्टेबिलिटी में तब भी हमें लगेगा। सही। और शहर साहब, ये ज़ाहिर है हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होते हैं इसमें अक्सर हम देखते हैं कि अगर $18-20 अरब तक भी पहुंच जाएं तो इसमें कोई एक मुल्क के $3-4 अरब होते हैं, दूसरे के $3-4 अरब होते हैं, ये सऊदीया, चाइना, UAE के मिलाकर ही कोई 50 से 45% के करीब तो इनका वो हिस्सा होता है। तो ये मैटर करता है IMF के नज़दीक कि ये ओवरऑल रकम हमारी अपनी है या दूसरे ममालिक ने, हमारे दोस्त ममालिक ने इसको यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है?
देखिए, जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं तो ये आईएमएफ प्रोग्राम की कंडीशन होती है कि हमने अपने रिजर्व को सफिशिएंटली मेंटेन करना है, और अकॉर्डिंगली फिर हम बाइलेटरल एग्रीमेंट करते हैं, जिस तरह हमारा सऊदी अरेबिया से है, यूएई से है, कतर से है, कि जहाँ से ये रिजर्व भी देखिए बेसिकली हमने लोन लिया हुआ है, और ये लोन हमें एक मैक्रो जो स्टेबिलिटी है उसके लिए है। दो तरह के लोन होते हैं, एक लोन होता है सर्टन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है कि जहाँ पे हम सर्टन को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इस तरह के इनिशिएट करते हैं। जो आईएमएफ का लोन होता है, जब हम साइन करते हैं तो हमारी उसके अंदर कंडीशंस होती हैं, और उस निगोशिएशंस में ये बाइलेटरल लोन उसका पार्ट होते हैं। तो जाहिर है ये हमारे बजट का उसका पार्ट है। उसके अलावा भी हमारा लोन होता है, क्योंकि ये तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स है। उसके बाद बैंक के पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो लोगों के इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं तो वो भी तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर बैंकों के पास भी होता है। जब ये सारा आप मिलाएंगे तो ये आपको तकरीबन 21 से 22 बिलियन डॉलर इस वक्त आपके नेट रिजर्व्स हैं। सही। तो शुजा साहब, ये पिछले 1 से 1.5 माह में जो 32 से 35% इजाफा हुआ ऑयल प्राइसेस में, और ये अभी भी ये सिलसिला वहीं पर रुका हुआ है, ऊपर भी जा रहा है, कभी माइनर से नीचे भी आ रहा है, ये अब हमारे इन रिजर्व्स को किस तरह और कितना हिट कर सकता है? बड़ा सिंपल सा है जी। अगर आप देखें कि अगर आपकी 20 डॉलर पर बैरल आपकी अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका तकरीबन, जिसको कहते हैं कि ये आपका 1 से 2 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर आपकी जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखें तो हमारी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इस वक्त भी, क्योंकि हम ऑयल दुबई से लेते हैं, हमारे बर्टेंट ऑयल नहीं यूज़ होता है, तो जो दुबई ऑयल है उसकी प्राइसेस अभी भी आपको 100 से ऊपर मिलेंगी। दूसरा आप देखें, हमारे ऑयल की 2 कंपोजिशन है, एक क्रूड ऑयल है और दूसरा डीजल है। डीजल की प्राइस यूजुअली को 20 डॉलर पर बैरल हाई होती है, लेकिन इस वक्त डबल से भी ऊपर है। तो जो रियल प्रैक्टिकली जो हमारी इकोनॉमी इस वक्त फेस कर रही है, क्योंकि जिसमें वार प्रीमियम भी है और प्राइसेस भी हैं, वो ऑन एवरेज 150 डॉलर राउंड अबाउट हमें पर बैरल पड़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देखें, अगर यही प्राइसेस रहेंगी तो जहां हमारा 12-14 बिलियन डॉलर ऑयल, 14 बिलियन डॉलर राउंड अबाउट ऑयल बिल होता है, ये आपका 26-27 पे भी जा सकता है। और जो हमने अभी पाइट से एस्टिमेशन भी की है उसमें मे बी क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो जल्दी रिकवर कर जाएंगी, लेकिन जो डीजल ऑयल की प्राइसेस हैं जो कि तकरीबन हमारी इंपोर्ट बिल का 30% है, वो स्टिल अभी भी टाइम लेगा, मे बी उसको 6-7 महीने लगेंगे। तो ये जो वार का ऑयल एनर्जी शॉक इम्पैक्ट है, ये अगले 6-7-8 माह भी हमें इसके लिए तैयार रहना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।